हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. जाट, पॉलिटिकल साइंस। आज अपना लेसन है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी विवेचना की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस मैग्ना कार्टा का विकास यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 1215 में मौलिक अधिकारों के संबंध में एक प्रलेख का विकास हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख या अधिग्रहण एक यूएसए के संविधान से किया गया है। सामान्यतः एक मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए संविधान प्रदत्त होते हैं। संविधान प्रदत्त होते हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र का विकास करते हैं। मौलिक अधिकारों के माध्यम से एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का या पर्सनैलिटी का एक विकास कर सकते हैं और मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। आगे अपन देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। मौलिक अधिकार व्यक्ति की सुरक्षा, इसके अलावा सरकार की निरंकुशता को रोकने का प्रयास करना, या फिर अपन कह सकते हैं कि नागरिक सम्मान या समानता के अधिकारों का संरक्षण करना, या न्यायिक समीक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। संविधान का संरक्षण करने के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक होते हैं। तो सामान्यतः अपन एक मौलिक अधिकारों की विवेचना करने के बाद में अब ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विवेचना किस रूप में की गई है, कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में स्थानांतरण कर दिया गया और ये आर्टिकल 31 में समावेशित था, जिसको भारतीय संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रता थी भाग क, उसको भी यहाँ से एक विलोपित या निरस्त कर दिया गया। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार सामान्यतः 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकारों की विवेचना से पहले अपन देखते हैं आर्टिकल 12 का उल्लेख। अनुच्छेद 12 में किसका एक समावेशित किया गया है। अनुच्छेद 12 ये कहता है कि ये स्टेट को परिभाषित करता है, राज्य को परिभाषित। राज्य की परिभाषा में सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि संघ सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की जो कार्यकारी संस्थाएं हैं उनका समावेश होता है। स्टेट गवर्नमेंट की जो भी कार्यकारी संस्थाएं हैं उनका समावेश होता है। इसके अलावा एक भारत की जितने भी एक स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं इनका समावेश किया जाता है, या फिर संवैधानिक और गैर संवैधानिक जितने भी एक निकाय हैं इनको भी एक स्टेट के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 13 एक किसके रूप में परिभाषित किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत विधि का अगर कहीं एक विधान के रूप में एक परिभाषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों से असंगत विधि को एक न्यायिक समीक्षा के द्वारा अवलोकन करता है, जिसको अपन अप्रत्यक्ष रूप से ये कह सकते हैं कि न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। और न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा बनाएगी विधि, जिसको कहते हैं विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की वैधता की जांच करती है। अगर कोई ऐसी विधि असंगत है जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो न्यायालय उसको क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि इसमें एक लॉ, कानून को भी परिभाषित किया गया है। कानून की परिभाषा सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि कानून स्थायी कानून होता है और स्थायी कानून इंडियन पेनल कोड के माध्यम से होते हैं। कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको एक अस्थायी कानून कहते हैं, जैसे एक राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश होते हैं। और कुछ कानून ऐसे होते हैं जो प्रत्यायोजित होते हैं, जिसमें सामान्य रूप से हम कह सकते हैं नियम हो, उपनियम, या फिर एक गवर्नमेंट के द्वारा एक जारी किए गए एक आदेश या अधिसूचना,
और इसके अलावा एक सामान्यतः कुछ कानून ऐसे होते हैं जो एक रूढ़िवादिता पर आधारित होते हैं या जिनको एक प्रथा पर आधारित कानून कहते हैं, उनको भी कानून के रूप में परिभाषित किया गया है। अब देखते हैं सामान्य रूप से 6 मौलिक अधिकार, जिनमें से सबसे एक पहला मौलिक अधिकार है समानता का मौलिक अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका समावेश किया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम आर्टिकल 14 में किसकी समानता है। इसको कहते हैं कानूनी समानता। कानूनी समानता, सामान्यतः कानूनी समानता के स्वरूप को 2 रूपों में एक विभाजित किया गया है। एक का स्वरूप है कानून के समक्ष समानता और दूसरा स्वरूप है कानूनों का समान संरक्षण। कानूनों का समान संरक्षण, ये शब्दावली ली गई है यूके के संविधान से और इस शब्दावली का प्रयोग किया गया यूएसए के संविधान से। सामान्यतः कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया के सामने सभी लोग समान हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सभी लोग कानून की न्यायिक प्रक्रिया के सामने समान हैं। कानूनों का समान संरक्षण, इसका मतलब होता है कि विधान जो होते हैं व्यवस्थापिका के द्वारा या संविधान के द्वारा प्रदत्त जो विधान होते हैं, उनकी जो एक न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं या उनका जो दायरा होता है, उनमें उनका समान रूप से संरक्षण किया जाता है। इसलिए आर्टिकल 14 कहता है कानून की समानता, विधि की समानता के सामने सबको, नागरिकों को समान अवसर दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। 15 कहता है कि कुछ सामाजिक समानता का, जिसमें एक स्वरूप दिया गया है कि धर्म, जाति, नस्ल, वंश और जन्म स्थान तथा एक जेंडर के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का सामाजिक विभेद का निषेध किया गया है। सामाजिक विभेद का निषेध किया गया है। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ क्या नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन इसमें कुछ विशेष उपबंध भी हैं और वो विशेष उपबंध ये हैं कि स्त्रियों के लिए हैं या बच्चों के लिए या फिर एक जिस वर्ग का शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एक विशेष उपबंधों की स्थापना कर सकता है, जिसको एक समानता के समकक्ष माना गया है कि किसी समाज का शैक्षणिक और सोशल स्टैंडर्ड अगर कमज़ोर है वर्गों का, उस अनुपात में या फिर एक स्त्री या बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाओं का प्रावधान किया जाता है, तो उसको अपन क्या नहीं कह सकते हैं, समानता के अधिकार की अवहेलना नहीं किया जा सकते। इसी के तहत अपन कह सकते हैं कि आर्टिकल 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसको कहते हैं सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाता है और उसमें अवसर देते समय एक धर्म, जाति, एक नस्ल, वंश, जन्म स्थान और जेंडर के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक लोक नियोजन में एक अवसर के साथ साथ हर स्टेट गवर्नमेंट को ये भी अधिकार दिया गया है कि अगर उस एक राज्य में किसी एक वर्ग विशेष का अनुपात पिछड़ा हुआ है, किस आधार पर, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर पिछड़ा हुआ है, तो उन वर्गों के लिए क्या किया जा सकता है, रिजर्वेशन किया जा सकता है, आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। तो रिजर्वेशन के प्रावधान के पीछे के आधार 2 ही हैं। शैक्षणिक और सोशल दृष्टिकोण से अगर पिछड़े हुए वर्ग हैं तो उनको क्या किया जा सकता है, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन के माध्यम से उस तबके को उठाया जा सकता है, जिसको एक समानता के अधिकार की अवहेलना नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एक आर्टिकल 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत के आधार पर भेदभाव। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसके लिए सामान्यतः एक अस्पृश्यता एक निवारण अधिनियम 1955 लाया गया है
इसके अलावा एक सामान्य रूप से एक नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया है। इसके अलावा एक SC/ST एक निवारण अधिनियम सन 1989 का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत एक अस्पृश्यता को क्या माना गया है, दंडनीय अपराध माना गया है कि जाति के आधार पर किसी के साथ अगर भेदभाव किया जाता है तो ये दंडनीय अपराध है। तो मौलिक अधिकारों के तहत समाज में जो जातिगत भेदभाव होते हैं उनको रोकने के लिए इस अधिकार का समावेश किया गया है, ताकि समाज में किसी भी प्रकार का सामाजिक विभेद उत्पन्न न हो। समानता के मौलिक अधिकार का अंतिम चरण है अनुच्छेद 18। ये कहता है कि एक उपाधियों का अंत है। उपाधियों के अंत में सामान्यतः एक दो क्षेत्र में, एक का स्वरूप है शिक्षा और दूसरा है सेना। शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़ करके बाकी उपाधियों का निषेध माना गया है। जैसे एक सेना में एक सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जैसे परमवीर चक्र दिया जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है, वीर चक्र दिया जाता है या सेना मेडल दिया जाता है। या शिक्षा में जो एक शिक्षा की एक विशेष उपाधियाँ होती हैं PhD जैसी, इसमें किसी भी प्रकार का किसी निषेध नहीं है। लेकिन इन उपाधियों को छोड़कर भारत का कोई भी नागरिक किसी प्रकार की अगर उपाधि प्राप्त करता है तो देश के राष्ट्रपति से उसकी परमिशन लेनी होगी, ताकि समाज में किसी प्रकार का गैप या असमानता का विकास न हो सके। तो ये पहला मौलिक अधिकार था जिसको कहते हैं सामाजिक समानता का अधिकार या समानता का मौलिक अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अगला दूसरा मौलिक अधिकार देखते हैं जिसको कहते हैं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार इसका है समावेश अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19 में कुछ एक व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मूल संविधान में 7 एक व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को वहां से एक निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विलोपन कर दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं 19A की क, जिसको कहते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता के आधार पर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें कई प्रकार के एक उपबंध स्थापित किए गए हैं, जिसको सामान्यतः अपन कहते हैं भाषण की स्वतंत्रता। लेकिन इन प्रकार की स्वतंत्रताओं के ऊपर भी न्यायोचित प्रतिबंध है। अगर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खंडित होती है या समाज में किसी प्रकार के एक विभेद या सांप्रदायिकता का स्वरूप उत्पन्न होता है तो इन प्रकार की स्वतंत्रताओं को भी कुछ समय तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ 19 के पार्ट क में और 2 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसको अपन कह सकते हैं कि प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता का समावेश भी इसी में है। इसके अलावा एक RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसके तहत सूचना का अधिकार अधिनियम बना हुआ है, इसका समावेश भी इसी में समावेशित किया गया है। इसके अलावा एक 19 के पार्ट फर्स्ट के ख, जिसको कहते हैं निरायुद्ध सम्मेलन। निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। निरायुद्ध का मतलब होता है अस्त्र शस्त्रों से रहित किसी भी सम्मेलन या सभा का आयोजन किया जा सकता है। तीसरा है संघ या समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता का समावेश किया गया है। चौथे नंबर की स्वतंत्रता है जिसको कहते हैं आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। 5वें नंबर की स्वतंत्रता है जिसको कहते हैं निवास की स्वतंत्रता। और यहाँ पर जो स्वतंत्रता थी 6, जिसमें थी संपत्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के रूप में, उसको निरस्त कर दिया गया है। और अगली 6वीं स्वतंत्रता है 6, जिसमें है वृत्ति, व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता। और इस स्वतंत्रता में सामान्य रूप से कुछ प्रतिबंध भी हैं, जिसमें एक नशीली और मादक पदार्थों का बिना परमिशन से क्या नहीं किया जा सकता, क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, ताकि समाज की जो सामाजिक समरसता है उसका उल्लंघन न हो सके। तो संविधान के
आर्टिकल 19 में ये 6 मौलिक व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसको कहते हैं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इसी का अपन देखते हैं दूसरा पार्ट। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के संबंध में, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। हर नागरिक को, हर व्यक्ति को अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, जिसमें सामान्यतः कुछ प्रावधान हैं कि किसी व्यक्ति को जिस समय में वो अपराध करता है उसी अपराध की धाराओं के तहत अगर दोषी पाया जाता है तो उसको सजा होगी। इसी का दूसरा प्रावधान है कि सामान्य रूप से एक अपराध में व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। और इसके अलावा तीसरा उपबंध है कि किसी भी एक व्यक्ति को अपने अपराध में साक्ष्य देने के लिए, गवाह देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों एक उपबंध आपातकालीन परिस्थिति में भी क्या नहीं होते, निलंबित नहीं होते। तो अगला ही अनुच्छेद है आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ेंगे। 21 कहते हैं कि व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सामान्य रूप से ये कहा गया है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति के प्राणों को उसके भौतिक शरीर से अलग किया जा सकता है। बाकी किसी भी कंडीशन में व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किसी सरकार या व्यक्ति या संस्था के द्वारा होता है तो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। आजकल जो न्यायालय की न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं, न्यायिक निर्णय होते हैं, इनमें आर्टिकल 21 में बहुत से अधिकारों का समावेशित किया गया है, जिसको सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार, जिसको प्राइवेसी का अधिकार कहते हैं, ये भी इसमें समावेशित कर दिया गया। व्यक्ति को स्वच्छता का अधिकार है, व्यक्ति को एक पेयजल या एक यूँ कह सकते हैं कि उसके एक जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्ति को एक विदेश यात्रा करने का अधिकार है। ये सारी एक निर्णय, एक न्यायिक निर्णय की उपज के आधार पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का व्यापक रूप से एक वर्तमान में एक विस्तार हो रहे हैं, जिसका समय समय पर न्यायपालिका द्वारा एक न्यायिक निर्णय के माध्यम से इस अधिकार को और भी ज़्यादा एक व्यापक बनाया गया है। लेकिन सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि इसमें इसी का दूसरा पार्ट है 21A, जिसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, जो 2009 के एक्ट के आधार पर, जिसको 2010 में प्रभावी किया गया था, कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको क्या दिया जाएगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को मौलिक अधिकार में समावेशित कर लिया गया अनुच्छेद 21A में। और इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि हर बच्चे का अपना चहुमुखी विकास करने के लिए उसको अगर एजुकेशन की आवश्यकता हो, शिक्षा की आवश्यकता हो, तो वो इस अधिकार के तहत क्या कर सकते हैं, एजुकेशन संस्थाओं के आधार पर ये मांग कर सकता है। गवर्नमेंट इसको एक विस्तारित करने के लिए सभी संस्थाओं को इसमें समावेशित विस्तारित कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। दूसरी अपन बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि बंदीकरण के निवारण के संबंध में, बंदीकरण के निवारण के संबंध में भी संरक्षण दिया गया है। बंदीकरण का मतलब है गिरफ्तारी के संदर्भ में, गिरफ्तारी के संदर्भ में भी एक निवारण के संबंध में आर्टिकल 22 के द्वारा कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसमें सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सबसे पहला प्रावधान है कि बंदी बनाने के कारणों को जानना। सबसे पहला एक ये व्यक्ति को अधिकार है कि किसी को अगर पुलिस के द्वारा एक गिरफ्तार किया जाता है तो वो व्यक्ति गिरफ्तारी होने के कारण जान सकता है कि मेरे को आईपीसी की कौन सी धारा में किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। दूसरा प्रावधान यह है कि बंदी बनाने वाले व्यक्ति को पुलिस विभाग
24 घंटे के भीतर एक नज़दीकी एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा प्रावधान इसमें यह है कि व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, और सामान्य रूप से यह न्यायालय निर्धारित करता है कि बंदी बनाए रखना एक वैध है या इसको छोड़ना एक सही है। ये न्यायालय के द्वारा एक न्यायिक निर्णय के द्वारा एक सिद्ध होता है कि व्यक्ति को एक जेल भेजा जाए या बंदी से मुक्त किया जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसी कानून के तहत या इसी के तहत एक गवर्नमेंट ने एक विशेष संरक्षण अधिनियम भी बनाया है, जिसको कहते हैं निवारक निरोधक अधिनियम। इसके तहत सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो एक दूसरे देश के नागरिक होते हैं, जो देश की एकता अखंडता को खंडित करने का प्रयास करना चाहते हैं या देश में इस प्रकार की देशद्रोह की गतिविधियों को एक अंजाम देना चाहते हैं, उनको इस कानून के तहत अपराध होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसको कहते हैं बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोक लिया जाता है, ताकि व्यक्ति इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो सके। ये था अपना एक दूसरा मौलिक अधिकार, जिसको कहते हैं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका समावेश है। तीसरा मौलिक अधिकार देखते हैं, जिसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, और ये है आर्टिकल 23 और 24 में, जिनमें सबसे पहले एक सामान्यता अपना देखते हैं कि अनुच्छेद 23 ये कहता है कि बलात् श्रम का निषेध। बलात् का मतलब होता है बेगार, और वैसे एक बलात् का यहाँ पर सामान्यतः ये कहा गया है कि मानव शरीर का क्या नहीं किया जा सकता, क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। क्रय विक्रय के ऊपर प्रतिबंध है। किसी भी एक मजदूर को उसकी एक मजदूरी के बदले में उससे क्या नहीं करवाया जा सकता, बेगार नहीं करवाई जा सकती। अगर मजदूरी से अनावश्यक उससे कार्य करवाया जाता है तो सामान्य रूप से एक नागरिक क्या कर सकते हैं, अपने शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उपभोग कर सकता है और न्यायालय से ये डिमांड कर सकता है कि सामान्य रूप से इससे बेगारी करवाई जा सकती है, या मनुष्य की जो एक मानव तस्करी होती है उसके क्रय विक्रय के ऊपर एक भारत सरकार ने या मौलिक अधिकारों के द्वारा संविधान ने क्या कर रखा है, प्रतिबंध कर रखा है, ताकि किसी भी प्रकार की समाज में की सामाजिक विषमताओं के आधार पर समाज खंडित होने की ओर प्रेरित ना हो सके। आर्टिकल 24 ये कहता है बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम के निषेध के आधार पर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में एक 14 से 18 वर्ष के जो आयु के एक बालक हैं उनसे क्या नहीं करवाया जा सकता, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम की ओर उनको धकेला नहीं जा सकता। ऐसी जोखिमपूर्ण कार्य कारखाने या खानों में उनसे काम नहीं करवाया जा सकता, जिससे उनके एक बाल संरक्षण के अधिकारों की अवहेलना होती है। इनके तहत भी एक सामान्य रूप से एक बालकों के इस प्रकार के अधिकारों का अगर हनन होता है तो सामान्य रूप से आर्टिकल 32 और हाईकोर्ट की प्रोसेसिंग होती है। अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, न्यायालय की न्यायिक संरक्षण के आधार पर मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। ये अपना था तीसरा मौलिक अधिकार। आगे देखते हैं चौथा मौलिक अधिकार, जिसको कहते हैं सामान्यतः धार्मिक मौलिक अधिकार। धार्मिक मौलिक अधिकार या धर्म की मौलिक अधिकार, जिसका समावेश है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, और इस धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण भारत सरकार का कोई भी राष्ट्रीयकृत धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल 25 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म की शिक्षाएं, आदर्श और उनके एक अंतःकरण को स्वीकार या उनका प्रचार प्रसार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन इसके ऊपर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि अगर किसी
वहाँ की लोक सिस्टम, लोक व्यवस्था और वहाँ का सदाचार अगर खंडित होता है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण की आदर्श और श्रद्धा के आधार पर किसी भी धर्म की शिक्षाओं को मान भी सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक धार्मिक कार्यों का क्या कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। अपने एक धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए उनका प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 27 ये कहता है कि धर्म के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए व्यक्ति चल अचल संपत्ति या उसमें जिसको कहते हैं कि चंदा और दान के प्रावधान को एक प्रसारित कर सकता है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए, धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं, इस प्रावधानों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस प्रकार के उपबंधों को व्यक्ति की धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर उसको आबाद किया गया है। या फिर अपन देखते हैं कि आर्टिकल 28 ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा के आधार पर या यूँ कह सकते हैं कि राज्य की जो एक शिक्षा संस्थाएं होती हैं या राज्य के द्वारा एक प्रदत्त जो एक शिक्षा संस्थाएं होती हैं, चाहे वो एक सरकारी हो या गैर सरकारी एक शिक्षा संस्थाएं हैं, उसमें किसी भी एक बच्चे को या विद्यार्थी को एक धर्म की शिक्षा के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इस कानून की कई प्रकार के अपवाद और अवहेलनाएं आज भी देखने को मिलती हैं। ऐसी बात नहीं है कि धर्म की आड़ में आज की जो एक वर्तमान की एक वोटों की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं इसको एक दूषित करने का प्रयास कर रही है, जिसका एक सीधा सा एक उदाहरण है मदरसे धर्म के नाम पर अपने एक धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करते हैं, जबकि उर्दू को एक तृतीय भाषा के रूप में, संस्कृत के रूप में या और जो गुजराती या पंजाबी या एक जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसके रूप में एक विकसित करने के लिए समान अधिकार दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस आर्टिकल का दुरुपयोग हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसको कुछ आंशिक संरक्षण देती है, जबकि अनुच्छेद 28 ये कहता है कि राज्य के द्वारा अनुदानित या राज्य के द्वारा एक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में या सरकारी संस्थाओं में क्या नहीं हो सकता, धर्म के नाम पर धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता या किसी भी व्यक्ति को धर्म के लिए, धर्म की शिक्षाओं के लिए उसको बाधित नहीं किया जा सकता। ये अपना मौलिक अधिकार था चौथा, जिसको कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इस धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बाद में आगे अपन देखते हैं पांचवा मौलिक अधिकार, जिसका मतलब है सांस्कृतिक और शिक्षा का मौलिक अधिकार। शिक्षा का मौलिक अधिकार, और यह है आर्टिकल 29 और 30 में। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 29 क्या है। 29 ये कहता है कि समाज के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी संस्कृति, अपने एक लिपि और भाषा का संवर्धन करने के लिए किसका अधिकार दिया है? संस्कृति का अधिकार दिया गया कि समाज के कुछ तबके या वर्ग ऐसे होते हैं जिनकी संख्या एक अनुपात में कम होती है, उनकी कुछ विशेष परंपराएं मान लो या प्रथाएं मान लो जो उनकी संस्कृति के रूप में परिवर्तित होती हैं, तो संस्कृति, लिपि और भाषा के संवर्धन करने के लिए वो आर्टिकल 29 के तहत क्या कर सकते हैं? अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आर्टिकल 30 के द्वारा भी एक विशेष उपबंध किया गया है कि इसी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनके संचालन करने का भी अधिकार दिया गया। अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उसके संचालन का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी वही स्वरूप है, किसी भी बच्चे को धर्म की शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान क्या नहीं कर सकती, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डाल सकती, बल्कि वो आर्टिकल सामान्य रूप से 25 और 28 के उपबंधों के तहत
प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण, श्रद्धा और मान सम्मान के आधार पर किसी भी धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी शिक्षा संस्थान या उसका संचालन करने वाला मैनेजमेंट किसी भी विद्यार्थी को किसी धर्म की शिक्षाओं के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, जिनका अर्थ किससे जुड़ा हुआ हो, धर्म विशेष से जुड़ा हुआ हो। तो ये था अपना मौलिक अधिकार पांचवा, जिसको कहते हैं संस्कृति या शिक्षा का अधिकार। और अंतिम मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं आर्टिकल 32 के तहत जिनका समावेशित किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से सामान्य रूप से भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा किए, इसको सार तत्व बताए और इसके अभाव में भारतीय संविधान को शून्यप्राय बताया गया। और संवैधानिक उपचारों के तहत क्या किया जाता है, न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों को क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया कि न्यायालय इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी लेता है। अगर नागरिकों के मौलिक अधिकार के कहीं भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या नागरिक या किसी संस्थाओं के द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण, अवहेलना या शोषण होता है, तो नागरिक डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, शरण ले सकता है। शरण लेने के लिए न्यायालय क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। सामान्यतः ये रिट कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले देखते हैं जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेक्षण लेख और पांचवा है अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिट या आलेख या आदेश न्यायालय के द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की अवहेलना या दमन या शोषण होता है, तो वो क्या कर सकता है, न्यायालय में इन रिट के आधार पर अपने एक वाद प्रस्तुत कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है व्यक्ति के बंदी बनाने के कारणों को जानना। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में एक न्यायालय में जैसे उसको प्रस्तुत किया जाएगा, तो न्यायालय ये निर्धारित किया है कि इस परिस्थिति में, इस समय में इसने किस अपराध में, किस धाराओं में एक अपराध किया है या नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा तुरंत उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है या उसकी गिरफ्तारी से मुक्त कर दिया जाता है। परमादेश का मतलब होता है कि आदेश, और यह आदेश प्राधिकृत संस्थाओं के ऊपर जारी होता है। अगर कोई किसी भी प्रकार की संस्थाओं का कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी अपने से उच्च संस्थाएं या उच्च एक अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ उस आदेश को मानने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है उसको कहते हैं परमादेश। प्रतिषेध रिट या लेख का मतलब होता है कि सामान्य रूप से एक रोकना, जिसको सामान्य एक बोलचाल में कहते हैं स्टे देना। और प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण लेख, ये दोनों ही न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के लिए ही जारी किए जाते हैं। दोनों ही न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। जब किसी उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय को तब अधिकार दिया जाता है जब उसके अधिकार क्षेत्र में वो वाद नहीं है और फिर भी वो सुनवाई कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक प्रतिषेध लेख के द्वारा उसके ऊपर क्या दे दिया जाता है, स्टे दे दिया जाता है। और उत्प्रेक्षण लेख के द्वारा क्या होता है कि ऊपर वाले न्यायालय के द्वारा एक नीचे वाले न्यायालय में कोई न्यायिक प्रक्रिया अगर चल रही है, तो वहां से उस मामले को अगर स्थानांतरण करना है रोक करके, तो ऐसी स्थिति में नीचे वाली संस्थाओं को उत्प्रेक्षण लेख के द्वारा क्या किया दिया जाता है, उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास कर दिया जाता है कि यह आपके एक अधिकार क्षेत्र में अधिकार प्रसा के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई सरकारी पद प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसके कारणों का विश्लेषण होता है। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी पद को प्राप्त कर लेता है, तो न्यायालय उससे पूछता है कि आप कितने या किस हैसियत से पद प्राप्त किए हैं, तो उसका एक विश्लेषण दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 5 लेख होते हैं जो सामान्य रूप से एक भारत के नागरिकों के एक न्यायिक अधिकारों को या एक मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। बंदीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध,
उत्प्रेक्षण और एक अधिकार प्रच्छा, जिसके माध्यम से एक न्यायिक अधिकारों का एक संरक्षण किया जाता है। आगे अपन देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में कुछ एक विशेष उपबंध भी हैं, विशेष उपबंध। और इन विशेष उपबंधों के तहत आर्टिकल जो 33 कहता है, 33 ये कहता है कि भारत सरकार की जो भी सेनाएं हैं, सशस्त्र बल हैं या पैरामेडिकल सेनाएं हैं या पुलिस बल है, वो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय एक विशेष परिस्थितियों में क्या नहीं कर सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उनके ऊपर क्या है, प्रतिबंधित है। और ये प्रतिबंधित करने का आलेख या आदेश या विधि कौन बनाती है? भारत की संसद बनाती है। कि संसद इस प्रकार का विधान बना सकती है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं के पुलिसकर्मी या जवान क्या नहीं कर सकते, उस परिस्थिति में अपने मौलिक अधिकारों का मांग नहीं कर सकते हैं, डिमांड नहीं कर सकते। और इसके अलावा आर्टिकल 34 ये कहता है कि देश के जिस क्षेत्र में सैन्य कानून है, जिसको कहते हैं मार्शल कानून, अगर सैन्य कानून या एक मार्शल कानून प्रभावी है तो उस क्षेत्र के नागरिक भी किसकी मांग नहीं कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं, तब तक वो सैन्य या मार्शल कानून प्रभावी है। इसके अलावा आर्टिकल 35 ये कहता है कि इन सारे मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए देश की केवल संसद को, या जिसको अपन कह सकते हैं कि देश की व्यवस्थापिका को ही क्या है, इनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। सामान्यतः एक मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए देश की संसद ही क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। और इस प्रकार एक मौलिक अधिकार क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार एक नागरिक अधिकारों का संरक्षण है। मौलिक अधिकार एक न्यायिक समीक्षा का स्वरूप देता है। इसके अलावा मौलिक अधिकार समानता का स्तंभ है, या यूँ कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान का आधार स्तंभ है। लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, गैर जो नागरिक होते हैं उनको मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल जो 15 हैं, आर्टिकल जो 16 हैं, आर्टिकल जो 19 की व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की व्यवस्थाएं हैं, ये मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। बाकी मौलिक अधिकार गैर भारतीय या विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, लेकिन इन मौलिक अधिकारों में केवल भारतीय नागरिकों का ही हक होता है कि कोई दूसरा एक गैर नागरिक या एक नागरिक जो नहीं है वो इसके तहत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए सामान्य रूप से मौलिक अधिकार का जो ये पार्ट था या भाग था, भाग 3, ये भारत का एक मैग्ना कार्टा है। मौलिक अधिकार सामान्य रूप से एक राजनीतिक डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए मौलिक अधिकारों का विकास किया गया है, ताकि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त होते हैं, जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करने के लिए, हर व्यक्ति क्या चाहता है कि अपना एक बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास चाहता है। उस विकास करने के लिए व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? समुचित एक अवसर मिलना चाहिए, व्यक्ति को दायरा मिलना चाहिए। इस दायरे को विस्तारित करने के लिए भारतीय संविधान ने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका एक विस्तार अपन ने देखा। लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि इन मौलिक अधिकारों की विधि को अगर देश की गवर्नमेंट एक कुंठित करती है, गवर्नमेंट इस प्रकार का कोई कानून लाती है कि मौलिक अधिकारों का अगर अतिक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे अपन ने कल के लेसन में भी देखा था, सन 1973 में एक विवाद आया था जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल संघ विवाद, जिसमें उन्होंने कहा कि एक देश की एक व्यवस्थापिका या संसद इस प्रकार के विधान का निर्माण नहीं करेगी जो मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करता है। तो मौलिक अधिकारों को भी मूल ढांचे के दायरे में समावेशित कर लिया गया है। और इसके साथ साथ सरकार की जो निरंकुशकारी की नीतियाँ होती हैं, निरंकुशकारी जो विधान होते हैं, उनको रोकने के लिए भी एक नागरिक इनका सहारा लेकर के क्या कर सकता है? सामान्य रूप से एक न्यायालय की शरण ले सकता है। धन्यवाद।